नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अमेरिका के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट, उनका एक बयान आया है और वो ये कह रहे हैं कि ईरान एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम बनाने के बेहद नजदीक है। फ्राइटनली यूज किया है, मतलब ऐसा है कि डरावना माहौल है, कभी भी ईरान बना सकता है न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यूक्लियर वेपन्स। ये कहना है अमेरिका के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं उनका। देखिए, वैसे तो ये मामला, ये कहना सिर्फ और सिर्फ हमेशा जंग भड़काने का मामला होता है। नेतन्याहू तो पिछले 30 साल से हर 3 महीने पर कहता है कि ईरान 15 दिन में न्यूक्लियर बम बना सकता है, और हकीकत यह है कि ईरान वाकई न्यूक्लियर बम बना सकता है। अगर खामनेई साहब का फतवा ना होता तो अभी तक न्यूक्लियर बम बन चुका होता। लेकिन यह बयान इस टाइम जो आया है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 2 दिन पहले ईरान के सीनेट के जो प्रवक्ता हैं, संसद के जो प्रवक्ता हैं रिजाई साहब, उन्होंने भी कहा था कि अगर हमारे ऊपर अमेरिका हमला करता है, अगर अमेरिका और इजराइल दोबारा से हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हम न्यूक्लियर बम बनाने जितना यूरेनियम एनरिच कर लेंगे। 60% एनरिच यूरेनियम है, उन्होंने कहा हम 90% तक इसको एनरिच कर लेंगे, और 90% एनरिच होने का मतलब है न्यूक्लियर बम बन जाएगा। लेकिन इसका मानी यह नहीं है कि ईरान वाकई न्यूक्लियर बम बनाने जा रहा है। कल तेहरान में भूकंप आ गया तो कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है। अरे भाई, तेहरान में उनकी कोई साइट नहीं है जहां पर वो न्यूक्लियर बम बनाएंगे, और न्यूक्लियर बम से जो भूकंप आता है उसकी एक खास खूबी होती है कि वो एक लिमिट में आता है, और जो तेहरान में भूकंप आया था उस लिमिट से बाहर था। इसलिए हर भूकंप में न्यूक्लियर बम नहीं बन जाता है, वरना दुनिया में साल भर न्यूक्लियर बम बनते ही रहते। लेकिन हां, इस चीज को लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर सारी दुनिया में टेंशन है, और ईरान बहुत साफ ये कहना चाहता है कि अगर दोबारा हम पर हमला हुआ तो हमारे पास जितना कुछ है हम सब लगा देंगे। हम न्यूक्लियर बम भी बना सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ईरान के तरफ की पोजीशनिंग है, जिसको लेकर अगर अमेरिका में खलबली है तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ट्रंप चाइना गया हुआ है, अराक्ची इंडिया आए हुए हैं, बात तो करूंगा ही, लेकिन उसके पहले एक मजेदार खबर। मैंने आपको बताया था कि यह खबर चलाई गई पाकिस्तान के मुतल्लिक, और यह खबर चलाई गई कि पाकिस्तान ने नूर खान जो बेस है उसका, उस बेस पर ईरानी जेट खड़े किए हुए हैं, और यह कहा गया कि पाकिस्तान तो ईरान की तरफ झुका हुआ है और अमेरिका को धोखा दे रहा है। उसके बाद जो इजराइल का सबसे करीबी था, लिंडसे ग्राहम, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि समझ में नहीं आता कि वो अमेरिकन है या इजरायली है, लिंडसे ग्राहम ने बयान दे दिया बाकायदा सीनेट के अंदर। ये कहा कि मुझे पाकिस्तान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पूरा माहौल इजराइल ने बनाने की कोशिश की, एंटी पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान ने कहा कि नूर खान एयरबेस कोई ऐसा छुपा हुआ नहीं है, कोई भी देख सकता है, और वहां जो जेट है वो सीज फायर के बाद आए हैं। जो ईरानी लोग आते हैं, ईरानी जो लीडर्स आते हैं, उनके लिए वो रखे हुए हैं, इसके अलावा उसका कोई भी मतलब नहीं है। ट्रंप से भी पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करते हैं, तो ट्रंप ने यही कहा, एकदम भरोसा करता हूं। इसलिए फिलहाल वो मामला बहुत बिगड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। इजराइल की प्लानिंग उसमें बहुत सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन इसी बीच इजराइल ने एक दूसरा खेल कर दिया है। आपको मैंने बताया था कि ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि सऊदी अरबिया ने ईरान के साथ अंदर अंदर कोई समझौता कर लिया। और देखिए, यूएई पूरी दुनिया में अपने मार्केट के लिए जाना जाता है, अपने शोरूम के लिए जाना जाता है, और जंग में फंसने का मतलब यह होता है उस शोरूम का डिस्टर्ब होना, इन्वेस्टमेंट कम होना, और लोगों के मन में यह आना कि अब तक जो हम समझते थे कि यूएई जंगों में शामिल नहीं होता है, यूएई तो जंगों में शामिल हो रहा है, तो मिडिल ईस्ट की किसी और कंट्री की तरह यहां भी कभी भी दिक्कत पैदा हो सकती है, तो इन्वेस्टर्स वहां से भागेंगे। वैसे भी भाग रहे हैं, लेकिन यह खबर आने के बाद और भागेंगे। तो पहली खबर यह चलाई गई, अमेरिकन मीडिया ने पहली खबर यह चलाई कि यूएई ने ईरान के ऊपर हमला किया था, यानी इस जंग में यूएई शामिल था। यह पहली खबर चलाई, और यह मैंने आपको बताया था। इसके बाद एक और खबर चलाई गई, और यह खबर मीडिया में भी बाद में आई। यह खबर सीधे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, नेतन्याहू का जो दफ्तर है, उस दफ्तर से चलाई गई, जिसमें कहा गया कि जब जंग चल रही थी तो नेतन्याहू यूएई गया था। नेतन्याहू सीक्रेट तरीके से यूएई गया था,
और कहा यह जा रहा है कि यूएई में जो MBZ साहब हैं, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बिल्कुल किसी बादशाह की तरह उसके खातिर तवज्जो की, बाकायदा उसको एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे, वहां से अपनी कार में लेके आए और उसको वही सारा एहतराम, वही सारी इज्जत अता की गई जो किसी बादशाह को की जाती है। यह खबर पूरे सोशल मीडिया पर फैला दी गई। ईरान ने कहा हमें पहले से पता था कि नेतन्याहू आया है। इसके बाद जेरूसलम पोस्ट ने यह खबर की कि अकेला नेतन्याहू नहीं गया था, डेविड बर्निया जो कि वहां के मोसाद का चीफ है, वो भी गया था यूएई चलती जंग के बीच में, और वो भी एक बार नहीं 2 बार गया था। यह खबर जेरूसलम पोस्ट ने छापी। और जेरूसलम पोस्ट के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि बिल्कुल जैसे हमारे यहां की गोदी मीडिया है, वैसे ही वो इजराइल गवर्नमेंट की और नेतन्याहू की गोदी मीडिया है। यानी जानबूझकर इजरायली अखबार में यह छापा गया कि न केवल नेतन्याहू बल्कि बर्निया भी 2 बार यूएई गया था। इसका मतलब क्या है? सऊदी अरबिया ने अगर ईरान के साथ समझौता कर लिया है तो एक यह खदशा रहता है, एक यह आशंका रहती है कि यूएई भी ईरान के साथ कोई वर्केबल रिश्ता बना सकता है। हालांकि बहुत मुश्किल है। इजराइल और अमेरिका के वो इतने करीब जा पहुंचा है कि अब यूएई के लिए ईरान से कोई रिश्ता बनाना बेहद मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद एक वर्किंग रिलेशन तो बन ही सकता है कि ठीक है भाई, थोड़ा आप कम बम गिराइए, थोड़ी कम हम छूट देंगे, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। इस संभावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया ये न्यूज चलाकर। यानी अगर हमारी तरफ हो तो पूरी तरह से नंगे होकर हमारी तरफ रहो, कोई और रास्ता हम तुम्हारे लिए नहीं छोड़ेंगे। तो इजराइल का दोस्त होने का मतलब यह है कि इजराइल कभी भी आपको नंगा कर सकता है, जैसे MBZ को उसने नंगा कर दिया। MBZ यूएन में जाकर और हर जगह उनके लोग कह रहे थे कि हम तो इस जंग में शामिल थे ही नहीं, फिर हमारे ऊपर क्यों हमला हुआ? तो पहले यह खबर आ गई कि आप जंग में शामिल थे, और फिर यह खबर आती है कि ना केवल शामिल थे बल्कि चलती जंग के बीच में नेतन्याहू और बर्निया आपके यहां आए थे। बर्निया मोसाद के चीफ हैं, वो 2 बार आए थे। यानी इस पूरी जंग में आप पूरी तौर पर इजराइल के साथ शामिल थे। यह बात यूएई के कहे को ही झूठा साबित कर रही है। यूएई ने बयान दिया यह झूठ है, नहीं आए थे हमारे यहां। उसके बाद फिर से खबर चलाई गई। इसका मतलब यह कहा गया कि यूएई झूठ बोल रहा है। इस खबर को अगर समझना है तो सिर्फ इस बात से समझिए कि यूएई क्यों कह रहा है कि इजराइल झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि दुनिया के सामने यह बात जाए कि वो इस जंग में सीधे तौर पर शामिल था। लेकिन नेतन्याहू चाहता है कि दुनिया में यह बात जाए कि यूएई इस जंग में सीधे तौर पर शामिल था, और अगली बार जब जंग शुरू हो तो ईरान बिना किसी हिचक के यूएई के ऊपर अटैक करे और यूएई यूएन वगैरह कहीं ना कह पाए कि हम इस जंग में शामिल नहीं थे। और इतना ही नहीं, सऊदी अरबिया को लेकर भी एक खबर चलाई गई कि इस जंग में तो सऊदी अरबिया भी शामिल था। जाहिर तौर पर सऊदी अरबिया मना करेगा कि नहीं, हमने ऐसा कोई हमला ईरान के ऊपर नहीं किया। अभी मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरबिया के एक बड़े डिप्लोमेट का एक आर्टिकल आया था जिसमें यह कहा गया कि इजराइल चाहता था सऊदी अरबिया ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हो जाए, लेकिन सऊदी अरबिया ने खुद को इस जंग से अलग रखा। अब यह खबर चलाई जा रही है कि सऊदी अरबिया भी शामिल था। न्यूयॉर्क टाइम्स में यह खबर चल रही है कि सऊदी अरबिया भी शामिल था, उसने भी टिट फॉर टैट किया। यानी ईरान से बम आया तो उसने भी बम गिराया, ईरान से मिसाइल आई तो उसने भी मिसाइल गिराया। इसका मानी क्या हुआ? इसका मानी यह हुआ कि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में अगर कोई रिश्ता बनने की कोशिश हो रही है तो उस रिश्ते को तोड़ दिया जाए। अगर कोई समझौता हो रहा है तो उस समझौते को तोड़ दिया जाए। यह खेल चल रहा है इजराइल की तरफ से लगातार। और आगे सुन लीजिए, फ्रांस के मैक्रॉन ने क्लियर कहा था कि हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। अब मैक्रॉन के खिलाफ न्यूज चलाई गई कि उसका अफेयर चल रहा था एक ईरानी एक्ट्रेस के साथ। हैं वो ईरानी लेकिन रहती हैं फ्रांस में, फ्रेंच फिल्मों में काम करती हैं। तो यह चलाया गया कि उनका अफेयर चल रहा था ईरानी एक्ट्रेस के साथ, और इसीलिए वो ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं। हालांकि मैक्रॉन ईरान के साथ नहीं खड़े हो रहे, सिर्फ इस जंग में शामिल होने से मना कर रहे हैं। और सुन लीजिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्ट्रेमर ने भी इस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो अब यह खबर आ रही है कि स्ट्रेमर के ऊपर लगातार इस्तीफे का दबाव पड़ रहा है, और कोई बड़ी चीज नहीं है कि उनका इस्तीफा हो जाए। और खबर सुन लीजिए, सुनते चले जाइए। तुलसी गबार्ड के बारे में कहा गया कि वो इस जंग से सहमत नहीं है, ईरान की जंग वो नहीं चाहती थी। तुलसी गबार्ड के घर बताया जा रहा है कि CIA घुसी
और बहुत सारा ऐसा दस्तावेज जिसको वो ओपन करने वाली थी, वो दस्तावेज लेकर चली गई। ये दस्तावेज किससे जुड़ा हुआ था? ये दस्तावेज जुड़ा हुआ था कैनेडी की हत्या से। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या हुई थी, और हत्या के पहले इजराइल न्यूक्लियर बम बना रहा है, इस बात को लेकर वो बेहद नाराज थे और इसकी जांच करवाना चाहते थे। जो ही उन्होंने इजराइल के न्यूक्लियर बम के जांच करवाने की बात की, उनकी हत्या हो गई, उनका मर्डर हो गया, और जिसने उनको मारा था उसको भी मार दिया गया। कई सारे लोगों का यह मानना है कि जॉन एफ कैनेडी को सीआईए और मोसाद ने मिलकर मरवाया था, यानी जॉन एफ कैनेडी के पीछे अमेरिका में जो इजराइल का गैंग है उसकी, और सीधे इजराइल की भूमिका थी, उनका रोल था। अब ये कागजात पड़े हुए थे तुलसी गबार्ड के पास, जिसको तुलसी गबार्ड डी क्लासिफाई करना चाहती थी कि दुनिया के सामने वो पेपर्स चले जाएं, दुनिया हकीकत जान ले। उसको सीआईए ने उठा लिया, यानी अब वो दुनिया के सामने नहीं आएगा। यानी आप देखिए, अपनी खाल बचाने के लिए इजराइल यूएई को फंसा रहा है, सऊदी अरबिया को फंसा रहा है, मैक्रान को फंसा रहा है, स्ट्रेमर की कुर्सी लेने के चक्कर में है, और अमेरिका के अंदर तुलसी गबार्ड के हाथ से पेपर्स निकाल लिए जाते हैं। इतना खेल इजराइल कर रहा है, और बस इतना है कि एक तो उसके हकीकत दुनिया के सामने ना आए, और दूसरा अमेरिका किसी तरह से दोबारा अटैक कर दे ईरान के ऊपर। पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है ताकि जो सीज फायर का पूरा प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाए, बाकी उसको कोई दुश्मनी नहीं है। इस तरह से इस जंग के लिए पागल है इजराइल। ऐसा नहीं है कि इस जंग से बहुत कुछ उसको हासिल हो जाएगा। ईरान ने बहुत कायदे से दिखाया है कि अगर जंग होती है तो क्या होगा, लेकिन नेतन्याहू की कुर्सी बची रहेगी। अभी हालत यह है कि संसद के अंदर, कनेसेट के अंदर उसके पास बहुमत नहीं रह गया है, कई सारे मामले हैं, इसलिए खबर यह आ रही है कि नेतन्याहू कनेसेट को भंग करने वाला है और वहां पर नया कुछ सिस्टम बनाने वाला है, कुछ नई सेटिंग्स करने वाला है जिससे वो अपना बहुमत साबित कर सके। तो एक आदमी अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए सारी दुनिया को जंग के खतरे में डाल रहा है। और जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया है कि हम हर हाल में तैयार हैं, अगर लड़ाई करोगे उसके लिए भी तैयार हैं और डील के लिए भी तैयार हैं। खामनेई साहब का, मुज्तबा खामनेई का एक बयान आया है, और इस बयान में उन्होंने अपने साउथ के नेशंस यानी अरब कंट्रीज को यह मैसेज दिया है कि दुनिया की तस्वीर बदल रही है, मिडिल ईस्ट की तस्वीर भी बदल रही है। आपके सामने ऑप्शन यह है कि या तो आप अमेरिका के गुलामी कर लो, और या हम आपस में मिलकर एक बड़ी ताकत बन जाएं। हम सब के पास तेल है, गैस है, नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर हम आपस में समझौता कर लें, एक दूसरे से दोस्ती कर लें, तो हम दुनिया की बड़ी ताकत बन जाएंगे। और नए सवेरे की तरफ देखो, अमेरिका और इजराइल की तरफ देखना बंद कर दो। उस पूरे मैसेज का मानी इतना ही है। लेकिन जब कोई एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है, तो अरब मुल्कों से यह उम्मीद करना बेमानी है। खासतौर पर यूएई और बहरीन से ऐसी कोई उम्मीद करना पूरी तरह से बेमानी है। और इन सब के बीच में ट्रंप पहुंचा हुआ है चाइना। यह ट्रंप का जो चाइना प्रोग्राम है वो काफी पहले तय हो गया था, ईरान वार की वजह से टला ये, और अब जाकर यह मुमकिन हो पाया है। असल में ट्रंप लगातार चाइना के साथ अपने तिजारती रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। जब से आया है तब से वो कोशिश कर रहा है, लेकिन इस जंग से सारा मामला फंस गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में जिस समय सोचिए ट्रंप गया हुआ है ईरान, उसी समय यह खबर छपती है कि ईरान, जिस समय ट्रंप गया हुआ है चाइना, उसी समय यह खबर छपती है कि चाइना ईरान को चोरी छुपे अपने हथियार बेच रहा है। यानी आप समझिए कि वहां एक पूरा तबका ऐसा है जो नहीं चाहता है कि अमेरिका और चाइना के बीच कोई समझौता हो। यह तबका कोई और नहीं है, यह वही है जो इजराइल के सपोर्टर है। क्योंकि चाइना से इस समय अगर ट्रंप का कोई समझौता होता है तो उसमें ईरान वार भी जरूर शामिल होगा, और चाइना इस बात का प्रेशर बनाएगा कि ईरान के मुद्दे पर, मसला ईरान पर समझौता किया जाए और जंग को खत्म किया जाए। तभी तिजारती रिश्ते बन सकते हैं और लंबे चल सकते हैं। लेकिन चाइना में एक और मामला फंसा हुआ है, वो मामला है ताइवान का। और अमेरिकी अखबारों के, खासतौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह की खबरें ये बता रही हैं कि पहले ही दिन की मुलाकात में
शी जिनपिंग ने अमेरिका से यानी ट्रंप से बहुत क्लियर कहा कि ताइवान के मसले पर अगर आप ज्यादा इधर उधर करेंगे तो हमारे रिश्ते तो ठीक नहीं बनेंगे, आपके लिए बहुत सारी दिक्कत पैदा हो सकती है। वैसे यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि कल अमेरिकी मीडिया में काफी हल्ला हुआ और उसके देखा देखी इंडियन मीडिया में भी काफी हल्ला हुआ कि शी जिनपिंग ट्रंप को लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं गया। असल में ये बातें आप तब करते हैं जब हिस्ट्री नहीं जानते हैं, जब किसी मुल्क की रिवायत को आप नहीं जानते हैं। चाइना के अंदर कभी कोई स्टेट चीफ, कोई बादशाह किसी दूसरे बादशाह को लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं गया, अपने घर से बाहर नहीं निकला। पुतिन भी जब जाते हैं चाइना तो भी शी जिनपिंग उनको लेने के लिए नहीं जाते हैं एयरपोर्ट। अब देखिए, कुछ ऐसे नेता हैं एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, गले मिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, ढेर सारी फोटो खिंचाते हैं, एक कार में आते हैं और उसके भरोसे डिप्लोमेसी और अपने देश में यह माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि विश्व गुरु हैं, डंका बज रहा है। आप चाइना में ट्रंप के दौरे को अगर अभी तक देखेंगे, जो फोटो आई, ट्रंप इधर से जाते हैं, शी जिनपिंग वहां खड़े हैं, हाथ मिलाते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चाइना का कोई भी राष्ट्रपति कभी भी किसी राष्ट्रपति को लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं जाता है, इसीलिए शी जिनपिंग नहीं गए। इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। चाइना ने भी कहा है कि अमेरिका हमारा राइवल ना हो, अगर हमारा पार्टनर हो तो बेहतर है। तो जाहिर है दोनों तिजारती रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ताइवान और ईरान फंसे हुए हैं। ईरान में अगर समझौता नहीं होगा तो भी ये रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बन सकते, और अगर ताइवान पर अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, ताइवान को चाइना अपना हिस्सा बताता है, इस बात को लेकर अमेरिका अगर पीछे नहीं हटेगा तो भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। देखते हैं वहां से खबर क्या आती है। लेकिन बड़ी खबर हिंदुस्तान से भी है, जहां ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची साहब आए हुए हैं ब्रिक्स की मीटिंग में हिस्सा लेने। ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, आज वीडियो वगैरह आए जिसमें जयशंकर से उनकी मुलाकात वगैरह हुई है, आगे ब्रिक्स की मीटिंग भी चलेगी। चाइना ने अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजा है ब्रिक्स में, डिप्टी विदेश मंत्री को भी नहीं भेजा है, सिर्फ और सिर्फ जो यहां पर उसके एम्बेसडर हैं उनसे कहा है कि आप चाइना को रिप्रेजेंट करें। बहुत सीधा सा मतलब है कि ब्रिक्स के अंदर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। ब्रिक्स के अंदर जितने इंपॉर्टेंट मुल्क हैं सब चाहते थे कि ईरान को लेकर एक बयान जाए कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान नहीं चाहता था और हिंदुस्तान अभी उसका लीडर है, इसलिए इस तरह का बयान नहीं गया। आज जब अराक्ची साहब आए हैं तो उन्होंने यूएई के ऊपर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूएई जो है वो ब्रिक्स के अंदर कोई सहमति नहीं बनने देना चाहता है। आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं विदेश, उसमें यूएई भी जाएंगे। तो हिंदुस्तान, यूएई, इजराइल का जो एक उन्होंने ट्रायंगल बनाया है वो कहीं ना कहीं ब्रिक्स को सफल होने में दिक्कत दे रहा है। अब उस मीटिंग में क्या निकल के आता है, क्या बात होती है, वो आगे देखेंगे हम। लेकिन 3 बातें यहां पर नोट करके आप जाइए। पहली बात तो ये कि ट्रंप के लौटने के बाद यह तय होगा कि ईरान के साथ कोई डील होती है या जंग होती है। बहुत साफ साफ जेडी वांस का बयान आया कि ईरान से जो बातचीत हो रही है वो आगे बढ़ी है, लेकिन ऐसे बयानात का कोई मतलब नहीं है जब तक कोई ठोस बात सामने नहीं आए। दूसरी बात, इजराइल पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरह से जंग शुरू हो, इसलिए अमेरिका अगर उसके प्रेशर में आकर ईरान पर हमला करता है तो इसमें जरा सा भी अचरज की बात नहीं है। यह पक्का है कि ईरान पलट के हमला करेगा और जबरदस्त हमला करेगा। तीसरी बात, अरब मुल्कों के लिए यह तय करना अब बेहद जरूरी हो गया है कि वो या तो इस तरफ हो या उस तरफ हो। अगर वो ये तय नहीं करेंगे और दोबारा वार होती है, तब ईरान हमले करेगा और बहुत सारा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अगर वार नहीं भी होती है और समझौता हो जाता है तो इसके बाद ईरान उस इलाके की सबसे बड़ी ताकत बन के उभरेगा। इन मुल्कों को यह तय करना पड़ेगा कि ईरान के साथ वो कैसा रिश्ता रखते हैं। अच्छे रिश्ते रखेंगे, फायदे में रहेंगे, और अगर अच्छे रिश्ते नहीं रखते हैं तो उनके लिए दिक्कतें आगे भी आ सकती हैं। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। जब ये ईरान वार शुरू हुआ था तो अमेरिका को लगा था हमास का इशू भी सॉल्व हो जाएगा, हमास भी अपने हथियार वथियार डाल के किनारे हो जाएगा, एक बार ईरान को खत्म कर देंगे, ईरान की लीडरशिप खत्म कर देंगे तो हमास और हिजबुल्लाह की प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। हुआ क्या? ईरान विक्टोरियस बन के उभरा, ईरान साफ साफ दिखा कि इस जंग में जीत रहा है। तो इसका नतीजा यह हुआ कि हमास भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गया और हिजबुल्लाह भी जबरदस्त तरीके से इजराइल का मुकाबला कर रहा है। इसलिए बिना किसी प्लान के जिस वार में अमेरिका घुसा था
वहां से सर झुकाकर निकलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। और उसके बाद मिडिल ईस्ट और दुनिया की राजनीति काफी काफी बदल जाएगी। जो जब जैसे होगा, ब्रिक्स से जो डिटेल आती है, चाइना और ट्रंप की जो डिटेल आती है, वो सारी मैं कल परसों के वीडियो में लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।